Today, Mr. Saurabh sir is going to present the topic, which is diabetes, the silent killer. It is a sugar challenge also. He will give you complete information about diabetes. Now for the presentation, I'll hand over to Saurabh sir. Yes, sir. Thank you so much, Priyanka ma'am. I, Saurabh Shivare, student of BBT final year, SAIMS इंदौर. आज का जो हमारा टॉपिक है वो डायबिटीज है. मेरी लैंग्वेज फिर अगेन वही थोड़ी मिक्स लैंग्वेज रहेगी. मेरा कंटेंट में इस तरीके से कोशिश करूंगा टचअप करने के लिए कि एक बेसिक टू बेसिक और एक एडवांस टू एडवांस हम सारी चीजों को कवर अप करने की कोशिश कर सकें, हम समझ सके. क्योंकि आज की डेट में जिस तरीके से कोविड है उसी के सेम पैरेलल हमारा डायबिटीज चल रहा है, हर प्रॉब्लम. तो आज हम ये कोशिश भी करेंगे कि कोविड और डायबिटीज की जो इंटरलिंक्ड बनी हुई है चेन के बहुत लोगों को कि कोविड के ट्रीटमेंट में डायबिटीज क्यों हो रही है, सारी चीजें हम मतलब पास्ट से भी चलेंगे, प्रेजेंट को भी समझेंगे और फ्यूचर वाली चीजों को भी गेन करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. आज तो सबसे यही रिक्वेस्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो थैंक यू सो मच सभी का, और आप स्टार्टिंग टू एंड तक बने रहना. मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको कुछ ना कुछ नया दिखे जाऊं. हमारा टॉपिक है डायबिटीज. डायबिटीज क्या है? डायबिटीज को पढ़ने से पहले कुछ एक दो पॉइंट मैं आपको ऐसे बताना चाहता हूं कि आज की डेट में डायबिटीज को पढ़ना इतना जरूरी क्यों हो गया, क्या रीजन है. आपको पता है डायबिटीज वर्ल्ड वाइड में अगर हम देखें तो इंडिया इज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज. डायबिटीज इंडिया कैपिटल हब है डायबिटीज की. इंडिया मतलब अगर आप ऑन एन एवरेज देखेंगे तो वर्ल्ड वाइड में जितने पेशेंट है उसका 10% पेशेंट सिर्फ और सिर्फ इंडिया में है. और इंडिया में भी आज की डेट में ये हो गया है कि हर 7 to 8 पीपल में आपको नियर अबाउट डायबिटीज के सिम्टम्स मिलने को देख रहे हैं. डायबिटीज मतलब इंडिया क्या है, कैपिटल हब हो गई है. तो इसका पार्ट, इसके लिए हमें इसको जानना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस सब बेसिक हम सब जानते हैं, हम सबको पता है डायबिटीज क्या होती है, लेकिन एक प्रॉब्लम, कुछ ऐसे बहुत सारे मिथ हमारे माइंड में बने हुए हैं जिनको हम लेके कंफ्यूज्ड होते हैं कि इसमें क्या चेंज होगा, इसमें क्या चेंज होगा. तो आज हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे. हम पहले डायबिटीज को समझने की कोशिश करते हैं. हम जानते हैं कि डायबिटीज होता क्या है. नॉर्मली अगर हमसे कोई बोल देता है कि डायबिटीज क्या है तो आप बोल देते हैं कि हमारे बॉडी में शुगर बढ़ गया. क्या हमारे बॉडी में शुगर जैसा कुछ होता है? नहीं होता. फिर तो हमारे बॉडी में होता है ग्लूकोज. क्या होता है हमारी बॉडी में? ग्लूकोज होता है. शुगर जैसा कुछ नहीं होता, हमारे बॉडी में होता है ग्लूकोज. अब उस ग्लूकोज को हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा नीड होती है. हमारे बॉडी में ग्लूकोज की बहुत ज्यादा नीड होती है. हम सब जानते हैं कि हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, मैं अगर अभी बोल भी रहा हूं और अगर आप सुन भी रहे हैं तो इन सब के लिए एटीपी की नीड है, एक एनर्जी की नीड है. वो एनर्जी को फुलफिल कौन करता है? बोले ग्लूकोज फुलफिल करता है उस एनर्जी के लेवल को. यानी हमारे बॉडी में ग्लूकोज की बहुत ज्यादा नीड है. सिंपल सी बात है. यानी इसका एक ऑप्टिमम लेवल बॉडी में होना चाहिए. अगर ये ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बियॉन्ड ऑप्टिमम लेवल गिर जाता है तो हम उसको बोलते हैं क्या? हाइपोग्लाइसेमिया. नाम में ही समझ आता है, हाइपो मींस कम, ग्लाइसेमिया यानी ग्लूकोज. और बढ़ जाता है तो क्या बोलते हैं? तो हम बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया. हाइपरग्लाइसेमिया. अब डायबिटीज आप सब जानते हैं, डायबिटीज क्या है? डायबिटीज इज अ हाइपरग्लाइसेमिक डिसऑर्डर. डायबिटीज है क्या? हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज बढ़ जाता है. किस तरीके से बढ़ता है? डायबिटीज टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 2 में क्या होता है, नॉर्मल अमाउंट क्या, इन सबको हम बाद में समझने की कोशिश करेंगे. पहले हमने क्या समझा कि डायबिटिक इज अ हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन. ये बात आप याद रखेंगे, यानी हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन है. अब उसके बाद आप एक नेक्स्ट वर्ड और बहुत प्यारा सुनते हैं, हर बार सुनते हैं, दैट इज इंसुलिन. आपके हर बार इंसुलिन सुनने को मिलता है कि इंसुलिन कम हो गया, ज्यादा हो गया. इंसुलिन होता क्या है? क्या होता है इंसुलिन? इंसुलिन इज अ पेप्टाइड हार्मोन. क्या है इंसुलिन? एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कहां से रिलीज होता है. आप सब जानते हैं कि जो हमारा पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज में बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. पैंक्रियाज का एक रीजन होता है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, उसके बीटा सेल्स होते हैं, वो इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं. समझ आया क्या मैंने बोला? कि पैंक्रियाज है, उसमें एक एरिया होता है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, वहां से बीटा सेल्स रिलीज होते हैं और बीटा सेल्स इंसुलिन का प्रोडक्शन करते हैं. इंसुलिन एक हार्मोन है. बोले इंसुलिन का काम क्या है? हमारे बॉडी में जिस चीज की भी जरूरत होती है ना, दो चीजें हैं. ग्लूकोज कम ना हो जाए, क्योंकि ग्लूकोज नॉर्मल अमाउंट में हमारी बॉडी में होना चाहिए. बिल्कुल समझ आ रहा है.
अगर ये कम ना हो जाए तो कौन काम करता है? तो बोले काम करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एक हार्मोन है, वो क्या काम करता है? बोले ग्लूकोज को बढ़ाओ बॉडी में। अगर बॉडी में, अब ये तो काम कर रहा है, अब बॉडी में कहीं ग्लूकोज ज्यादा ना बढ़ जाए तो बोले क्या करना है? अगर कहीं बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा बढ़ गई तो बोले बॉडी में अगर ग्लूकोज ज्यादा ना बढ़ जाए, इसीलिए बॉडी में इंसुलिन हार्मोन होता है। वो क्या करता है कि अगर बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा बढ़ गई तो उसे डाउन करता है, उसका लेवल गिरा देता है। यानी इंसुलिन का काम क्या है? कि ग्लूकोज के लेवल को गिराना। किस तरीके से गिराता है उसको हम आगे समझेंगे। अब सबसे बड़ा चीज अपनी माइक सर, सौरभ सर, हाँ एक्सक्यूज मी सर, मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप लोग अपने माइक्स को ऑफ करिए। प्लीज अभी आपने कोई भी माइक, वो मैंने सबका म्यूट कर दिया, कोई भी ओपन मत करना, डिस्टरबेंस हो जाता है, लिंक टूट जाती है और बाकी सब बहुत समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है। तो हमने क्या समझा कि ग्लूकोज का लेवल अगर बॉडी में कम होता है तो उसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बढ़ाता है, और ज्यादा ना बढ़ जाए तो इंसुलिन उसको कम करता है। कैसे कम करता है हम उसको आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत अच्छी मिथ को तोड़ना चाहता हूं। एक हमारे अंदर मिथ क्या बनी होती है कि डायबिटीज कैन बी क्योर्ड बाय मेडिसिन। हमेशा सुनते हैं, सबसे बड़ा सत्य कि डायबिटीज कभी सही नहीं होता। डायबिटीज कभी सही नहीं होता। हम क्या बोलते हैं कि डायबिटीज कैन बी क्योर्ड बाय मेडिसिन। डायबिटीज कभी सही नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि डायबिटीज इज अ प्रोग्रेसिव डिसीज। डायबिटीज एक प्रोग्रेसिव डिसीज है। आप सिर्फ इसको कंट्रोल्ड कर सकते हैं, आप इसको परमानेंटली ठीक कभी नहीं कर सकते। हम सुनते हैं आयुर्वेदिक में कुछ ऐसे प्रोडक्ट आते हैं, एलोपैथी में, होम्योपैथी में, मगर इस बात को आप समझ लीजिए, कोई भी प्रोडक्ट होता है वो डायबिटीज को कभी क्योर नहीं कर सकता। डायबिटीज इज अ प्रोग्रेसिव डिसीज, इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द हेल्प ऑफ मेडिसिन। तीन चीजें से सिर्फ ये कंट्रोल्ड हो सकता है। पहला मेडिसिन, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, और थर्ड वन इज डाइट। ये तीन चीजें हैं जो सिर्फ आपकी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकती है, मगर डायबिटीज को कभी खत्म नहीं कर सकती। यानी अभी तक हमने क्या समझा कि हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन को समझा, ग्लूकोज को, इंसुलिन के बारे में जाना। अब हम ये समझते हैं कि डायबिटीज हमको हो क्यों जाती है, रीजन क्या है। कुछ तो रीजन होगा ना। अगर आपको जान के सबसे बड़ा अचंभा होगा कि सबसे बड़ा रीजन डायबिटीज का अननोन है। अभी इस पे बहुत सारी रिसर्च चल रही है कि डायबिटीज का सबसे बड़ा रीजन क्या है, नहीं पता। हम रीजन अभी तक नहीं जानते। उन्होंने बहुत सारी रिसर्च ये भी बोलती है कि अभी हमारी जो डाइट हो गई है, फूड डाइट हो गई है, उसका भी एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिवनेस आ रहा है कि हमें डायबिटीज इंडिया में इतनी ज्यादा कॉज हो रही है। इंडिया में ये देखा जा रहा है रिसर्च बेस पे कि हमारे फूड बेसिक, हमारी जो एक लाइफ स्टाइल है, उसको हम एक कहीं ना कहीं डायबिटीज के लिए कॉज मान रहे हैं, मगर कॉज अभी तक अननोन है। और आप हमेशा याद रखिए, जिस चीज का कॉज अननोन होता है उसका सबसे मोस्ट कॉमन हम कॉज जेनेटिक बना देते हैं। हम मान लेते हैं क्योंकि डायबिटीज जेनेटिक रन करती है, बहुत ज्यादा करती है। वैसे कॉज अननोन है मैक्सिमम वाला, फिर उसके बाद कॉज क्या है, बोले सबसे बाद उसके बड़ा कॉज है, वो है आपका जेनेटिक, जीन से आपके नीचे उतरता है। ये तो आपकी प्राइमरी डायबिटीज हो गई। यानी सेकेंडरी डायबिटीज मतलब क्या होता है कि ये तो प्राइमरी डायबिटीज के दो कॉज हो गए। पहला कॉज अननोन, हमें नहीं पता, दूसरा कॉज है जेनेटिक। सोनू को छोड़ के अब नहीं उसके लिए नहीं रख दो, खाएगा, खा लेगा आदि। देखिए प्लीज अपने माइक म्यूट रखिए, इस तरीके से बहुत डिस्टरबेंस होगा। तो हमने क्या देखा, जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड होल्ड करिए प्लीज। चलिए ठीक है, ऑफ रखिए वरना मैं सेटिंग, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि डायबिटीज जो सबसे बड़ा रीजन था प्राइमरी में वो अननोन है, जेनेटिक है। सेकेंडरी डायबिटीज वो होते हैं कि वो किसी की वजह से हो जाए। मोस्ट कॉमन किसकी वजह से हो सकती है, आप खुद दिमाग लगा सकते हो, आपका पेनक्रिया खराब हो जाए, क्योंकि इंसुलिन बन कहां से रहा है, पेनक्रिया से बन रहा है। यानी सेकेंडरी में मोस्ट कॉमन पेनक्रियास हो गए। कोई ड्रग कर देते हैं, कौन से ड्रग कर देते हैं, आप दिमाग लगा सकते हो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये अभी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, कोविड का रिलेशन बताने वाला हूं कि कुछ ड्रग भी हैं जो, जिनको हम एक्सेसिव अमाउंट में ड्रग ले लेते हैं तो उनसे भी हमें डायबिटीज कॉज हो जाती है, ठीक है। अब इसको हम आगे चल के बाद में और डीप में समझेंगे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक हमेशा याद रखना कि डायबिटीज के लोग सिम्टम्स पूछते हैं कि सिम्टम क्या होते हैं। डायबिटीज एक ट्राइड के नाम से बहुत फेमस है, ट्राइड ऑफ डायबिटीज। ट्राइड ऑफ डायबिटीज किसको बोलते हैं, बोले 3 ऐसे सिम्टम है जो पेशेंट में आने ही चाहिए, और ये आते हैं ट्राइड ऑफ डायबिटीज। पहला होता है पॉलीयूरिया।
पॉली यूरिया। दूसरा होता है आपका क्या, पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया पहला हो गया पॉलीयूरिया, दूसरा पॉलीडिप्सिया, और थर्ड वन होता है पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया ये तीनों ट्राइड होते हैं जो डायबिटीज के पेशेंट में देखने को ही मिलते हैं। क्या होते हैं तीनों? पॉलीयूरिया यानी एक्सेसिव यूरिनेशन। क्यों होता है अभी आगे समझाऊंगा मैं, ठीक है। एक्सेसिव यूरिनेशन, पेशेंट बहुत ज्यादा यूरिन जाता है। पॉलीडिप्सिया मतलब एक्सेसिव थर्स्ट, पेशेंट को बहुत प्यास लगती है, एक्सेसिव थर्स्ट लगती है। और पॉलीफेजिया का मतलब होता है एक्सेसिव एबनॉर्मल एक्सेसिव ईटिंग। एबनॉर्मल एक्सेसिव ईटिंग आप कभी भी देखना, ये लोग कुछ ना कुछ नॉर्मली थोड़ा बहुत हर एक 1.5 घंटे में इनका मन चलेगा, अब ये खा ले, अब ये खा ले, अब ये खा ले, कुछ ना कुछ। लेकिन आप उनको बोलो कि एक्सेसिव अमाउंट में ये नॉर्मल खाना खा लो, नहीं खाएंगे। कुछ भी उल्टा सीधा खाने के लिए बार बार उनके अंदर एक क्रेविंग्स जनरेट होगी। अगर मैं पॉलीफेजिया बोल दूं तो एबनॉर्मल क्रेविंग्स जनरेट होगी खाना खाने को लेकर, ठीक है, जो उनके लिए बहुत ज्यादा अनहेल्दी है, उसके लिए क्रेविंग्स जनरल होगी। तो ये तीनों ट्राइड होते हैं डायबिटीज के, जो मोस्ट कॉमन पेशेंट में जो देखे ही जाते हैं, दैट इज पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया। पॉलीयूरिया एक्सेसिव यूरिनेशन, पॉलीडिप्सिया एक्सेसिव थर्स्ट, और पॉलीफेजिया होता है हमारा क्रेविंग, एबनॉर्मल क्रेविंग। क्यों होता है हमें एबनॉर्मल, हमें प्यास क्यों लगती है इतनी ज्यादा और हमें यूरिनेशन क्यों जाते हैं, कभी पूछ के देख। इसलिए होता है ये सब। नहीं मम्मी ज्योग्राफी का टेस्ट दे रही है सर। दो ये सब हमें क्यों देखने को मिलता है? ये सब हमें इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि पेशेंट के ब्लड में क्या बढ़ जाता है, पेशेंट के ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है। पेशेंट के अगर आप ब्लड में देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज बढ़ा हुआ मिलेगा। वो कर क्या देता है? आप सिंपल सी बात सोचो, आपने एक ग्लास लो, उसमें पानी भरो, पानी भरने के बाद उसमें शक्कर डाल दो। शक्कर डालने के बाद आप क्या देखोगे, उसकी विस्कोसिटी देखना, वो क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, हिंदी में बोलूं थिक हो जाएगा। थिक हो जाएगा क्या नहीं, इसका मतलब क्या है, उसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है। इसी तरीके से ब्लड में होता है। ब्लड में क्या होता है कि जब हमारा नॉर्मल ब्लड है उसमें ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ गया, क्योंकि ग्लूकोज डिसॉल्व नहीं हो रहा। जब ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ता है तो हमारा ब्लड भी हो जाता है थिक, गाढ़ा हो जाता है। अब आपने कभी एक बहुत प्यारी चीज नोटिस करी, आपने कभी अपने सलाइवा में महसूस करा, जब आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती होगी ना, बहुत ज्यादा आपको पानी ना मिले तो आपका सलाइवा थिक होने लग जाता है। नोटिस करा है? सलाइवा थिक होने लग जाता है और आपको लगता है अरे आप क्या बोलते हो हिंदी में कि मुंह चिपक रहा है, पानी दे दो। इसी तरीके से ब्लड में होता है, ब्लड थिक होने लग जाता है, हमारी ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है। ऑस्मोलैरिटी बढ़ने की वजह से पेशेंट को बहुत ज्यादा प्यास लगती है, उसको थर्स्ट महसूस होती है बहुत ज्यादा, ठीक है, पहली चीज। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसी ऑस्मोलैरिटी की वजह से पेशेंट को क्या होने लग जाता है। आप प्लीज ये संजय मिश्रा सर, हर संजय मिश्रा प्लीज ये माइक म्यूट रखिए, बार बार ओपन कर रहे हैं, बहुत हो रही है प्लीज। तो हमने सेकंड वन क्या बोला कि पॉलीयूरिया, हमने पॉलीडिप्सिया बता दिया कि थर्स्ट क्यों हो रही है, क्योंकि ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है। आपने खुद इसको फील करा है कि जब आपको बहुत टाइम तक पानी नहीं मिले आपका सलाइवा थिक होने लग जाता है। इसी तरीके से जब ब्लड थिक होने लग जाता है तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ने की वजह से आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है। आप चाहते हो कि आपकी बॉडी में फ्लूइड जाए, आपकी बॉडी चाहती है कि आपको फ्लूइड मिले, जिससे क्या हो, ब्लड पतला हो। उसी प्रोसेस की वजह से आपको एक्सेसिव यूरिनेशन क्यों होता है, क्योंकि किडनी आपकी उस ग्लूकोज को बाहर निकालना चाहती है। थर्स्ट समझ आ गया? प्यास क्यों लगती है? यूरिन इसलिए ज्यादा लगती है क्योंकि आपकी किडनी एबनॉर्मल, किडनी के लिए तो जो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ रहा है वो तो एबनॉर्मल क्वांटिटी में बढ़ रहा है ना, तो बॉडी अपनी मैकेनिज्म चलाती है, बॉडी कहती है इस ग्लूकोज को बाहर निकालो, और बाहर निकालने के लिए बॉडी एक्सेसिव अमाउंट में क्या करती है, यूरिनेशन कराती है, जिससे मालूम पेशेंट को क्या हो जाता है, पेशेंट डिहाइड्रेट कंडीशन में जाने लग जाता है। आप प्रॉपर उसे प्यास लगती है, पानी अगर पेशेंट नहीं पिए तो कंटिन्यूअस यूरिनेशन की वजह से पेशेंट डिहाइड्रेट में जाता है। और ऐसे पेशेंट की आपको यूरिन टेस्ट करनी होती है। यूरिन में क्या मिलेगा, ग्लूकोज का एबनॉर्मल अमाउंट इंक्रीज मिलता है, मगर आप अपनी यूरिन से खुद को पहचान सकते हैं कि आपको डायबिटीज है कि नहीं। बोले कैसे? क्योंकि यूरिन एक तो सबसे बड़ी चीज, एक एकदम अजीब सी स्मेल आने लग जाएगी, एकदम फ्रूटीनेस स्मेल आने लग जाएगी यूरिन के अंदर। और सबसे बड़ी चीज, आप जिस जगह पे यूरिन कर रहे हैं वहां पर कोई ना आंट मतलब चींटियां वगैरह या फिर कुछ भी ऐसा एक्यूमुलेशन दिखने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके यूरिन में एबनॉर्मल अमाउंट में ग्लूकोज रिलीज हो रहा है, बॉडी उसको बाहर निकालने के लिए काम कर रही है। तो अब आपको समझ आना चाहिए। और इसी की वजह से जब एक्सेसिव अमाउंट में बॉडी को वर्क करना पड़ जाता है ग्लूकोज को बाहर निकालने के लिए, इसलिए बॉडी को उसके लिए एनर्जी की नीड होती है, इसलिए पेशेंट को एबनॉर्मल क्रेविंग्स लगती है, उसको बार बार लगता है कि उसे भूख लग रही है, कुछ खाना है।
तो इसीलिए पेशेंट को पॉलीफेजिया भी होता है। अब आपको तीनों ट्राइड क्लियर हो जाने चाहिए कि पेशेंट को थर्स्ट क्यों होती है, एक्सेसिव यूरिन क्यों जा रहा है, और एबनॉर्मल उसको क्रेविंग्स क्यों जनरेट हो रही है। ठीक है, ये तीनों हमारे मेन चीजें थी। आपको पता है कि हम डायबिटीज को किस डिसऑर्डर के अंदर लेते हैं? हम डायबिटीज को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के अंदर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी की ये मेटाबॉलिज्म को खराब कर देता है। आप खुद समझते हैं, अगर हमारे नॉर्मल हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है, नॉर्मल फ्लड कर रहा है, जिसकी एक नॉर्मल थिकनेस है, एक नॉर्मल विस्कोसिटी है, जब इसमें ब्लड मिल जाता है तो इसकी क्या विस्कोसिटी बढ़ जाती है, जिस वजह से हमारी बॉडी की सारी मेटाबॉलिक डिस्टर्ब हो जाती है। मैं आपको अगर मैं बोलूं कि डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो मैं आपको बोल दूं कि डायबिटीज की वजह से पूरी बॉडी खराब हो जाती है। कोई इस स्टेटमेंट को गलत नहीं कर सकता। हर ऑर्गन आपका खराब हो सकता है। सर क्यों हो सकता है? क्योंकि कोई भी बॉडी में ऐसा ऑर्गन नहीं है जहां ब्लड नहीं जाएगा, और जहां ब्लड जाएगा वहां एक्सेसिव अमाउंट में ग्लूकोज पहुंचेगा, और वो ग्लूकोज पहुंचेगा तो वो बॉडी में मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस करेगा। इसलिए डायबिटीज आपके लिए लाइफ इसलिए इतनी खतरनाक हो जाती है क्योंकि वो आपका कुछ भी नहीं छोड़ती, आपकी बॉडी का सब कुछ खराब कर सकती है, क्योंकि जहां ब्लड जाएगा वहां ग्लूकोज जाएगा। इसी वजह से डायबिटीज को आप मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी बोलते हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी बोलते हैं डायबिटीज को। हाइपरग्लाइसेमिया है, ग्लूकोज इन ब्लड इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ठीक है, अब इसकी नॉर्मल वैल्यूज क्या होती हैं? अगर हम देखें, हमने खुद बात बोली कि ग्लूकोज एक नॉर्मल अमाउंट में पेशेंट को चाहिए होता है, तो इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? 2 वैल्यू होती है। आप खुद जानते हैं कि हम खाना खाने पर हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तो 2 वैल्यू होती है, एक फास्टिंग की वैल्यू होती है, और एक आफ्टर मील वैल्यू होती है। ठीक है, यानी कि ग्लूकोज लेने के बाद जो फास्टिंग वैल्यू होती है वो मानी गई है 70 से लेके 100। ये वेरी कर जाती है बहुत जगह पर, लेकिन मैंने इसी वजह से एक रेंज ली है, क्योंकि कई जगह पर अब आजकल बहुत ज्यादा वेरी करने लग गई है। यूनिट क्या होती है? पर मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, इतने मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड में इतनी अमाउंट में ग्लूकोज होना चाहिए। कब? खाना खाने से पहले। और खाना खाने के बाद कितना होना चाहिए? 100 से लेके 125। इतने अमाउंट में ग्लूकोज खाना खाने के बाद होना चाहिए, और इतना खाना खाने से पहले आपके बॉडी में ग्लूकोज होना चाहिए। आप पेशेंट को डायबिटीज कब मान लेते हैं? पेशेंट को डायबिटीज आप कब मानते हैं कि इस पेशेंट को डायबिटीज हो गई है? जब ये वैल्यू बढ़ जाए। बोले ये वैल्यू कितनी बढ़ जाए? बोले सबसे बड़ी चीज हम ये देखते हैं, नॉर्मल प्री 2 फेज होता है। एक फेज होती है, ये तो नॉर्मल वैल्यू थी, नॉर्मल है, मैंने आपको बताया। एक फेज और होता है, दैट इज प्री डायबिटिक। ये फेज अब जनरेट कर दिया गया है, प्री डायबिटिक। और एक होता है डायबिटिक फेज। इसका मतलब क्या है कि जब मैंने आपको बोला खाना खाने के बाद पेशेंट की जो ग्लूकोज है वो 100 से लेके 125 तक होनी चाहिए। जब पेशेंट की 125 से लेके 150 तक होती है, इसको हम प्री डायबिटिक फेज मानते हैं। और 150 के ऊपर पेशेंट को हम डायबिटीज मान लेते हैं। 125 से 150 हम प्री डायबिटिक फेज क्यों मानते हैं पेशेंट को? हम इसलिए मानते हैं क्योंकि ये वो फेज है, अगर पेशेंट कंट्रोल कर लेगा यहाँ पर तो उसका ग्लूकोज का लेवल उतर आएगा। अगर एक बार 150 क्रॉस कर ली तो फिर उतरना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर तो सिर्फ पेशेंट को कंट्रोल ही करना होता है और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। इसीलिए ध्यान रखो, जब 125 के ऊपर जाए, 140 है, तो आप पेशेंट को डायबिटिक ना बोले, पेशेंट को आप प्री डायबिटिक बोले। मगर उसके लिए जो भी ट्रीटमेंट होगा वो सब कुछ कैसे होगा कि उसको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग नहीं दिया जाएगा, मगर उसके लिए जितना भी खाने से रिलेटेड सब कुछ है वो सब कुछ अब वो ही ट्रीटमेंट चलेगा जो एक डायबिटिक वाले पेशेंट के लिए चलता है। ठीक है, ये हमारा सब कुछ था बेसिक डायबिटीज को लेके। अब हमारे माइंड में एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन रहता है वो क्या है कि डायबिटीज टाइप 1 और टाइप 2 में डिफरेंस। इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइप 1 और टाइप 2 में क्या डिफरेंस होता है। अब इसको देखो, बिल्कुल हम समझने की कोशिश करते हैं। इधर मैं आपको टाइप 1 समझाऊंगा और इधर मैं आपको टाइप 2 समझाऊंगा, क्योंकि हम पढ़ने अभी आगे टाइप 2 ही जाने वाले हैं पूरा, लेकिन आपको बेसिक क्लियर करना बहुत जरूरी है। टाइप 1 क्या होता है? टाइप 1 इज अ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। क्या? इंसुलिन डिपेंडेंट। और टाइप 2 इज अ नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। इसका मतलब क्या है अभी आपको समझाता हूं। देखो, 2 चीजें होती हैं। हमें पता है कि हमारा इंसुलिन कहां से निकलता है। हमारा इंसुलिन कहां से निकलता है? हमारा इंसुलिन आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स के पैंक्रियास से बीटा सेल्स से इंसुलिन जनरेट होता है। डायबिटीज टाइप 1 में मालूम क्या होता है? डायबिटीज टाइप 1 में यही बीटा सेल्स, यही आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जब काम करना बंद करते हैं, 2 चीजें होती है कि एक फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट बन रहा है,
अगर या तो फैक्ट्री बंद हो जाए, या फिर फैक्ट्री में तो प्रोडक्ट बन रहा है मगर वो फैक्ट्री से ट्रांसपोर्ट होकर जिस जगह पे जा रहा है वहां पर आप लॉकडाउन लग गया है, वहां पर वो प्रोडक्ट पहुंच नहीं पा रहा है, यानी दो प्रॉब्लम हो गई। क्या? या तो फैक्ट्री काम करना बंद कर दे, या तो फैक्ट्री में प्रोडक्ट बन गया मगर ड्यूरिंग लॉकडाउन या कोई भी रीजन की वजह से अब वो प्रोडक्ट यूज में नहीं आ पा रहा है क्योंकि रास्ते बंद हो गए हैं। सेम वही चीज होता है, डायबिटीज टाइप 1 में फैक्ट्री बंद हो गई है, फैक्ट्री बंद हो गई है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर पेशेंट को इंसुलिन बन ही नहीं रहा, इसीलिए डायबिटीज टाइप 1 के पेशेंट में आप इंसुलिन को इंजेक्शन देते हो। क्यों अब इंजेक्शन क्यों देते हो, ओरल ड्रग क्यों नहीं देते? क्योंकि इंसुलिन अगर आपने ओरली दिया तो आपके इंग्वालन जीभ के पे नीचे रखोगे वहीं पूरा डिसॉल्व हो जाता है, बॉडी के अंदर नहीं पहुंच पाता, इसलिए आप सब डर्मल रीजन पे इंसुलिन के इंजेक्शन देते हो, वो बात की बात है। तो डायबिटीज टाइप 1 में क्या हुआ, मोस्ट कॉमन डायबिटीज टाइप 1 में हमारे ये हुआ कि फैक्ट्री खराब हो गई, यानी फैक्ट्री में ही इंसुलिन नहीं बन रहा है। फिर टाइप 2 में क्या होता है, बोले टाइप 2 में ये होता है कि फैक्ट्री तो नॉर्मल है, इंसुलिन प्रॉपर बन रही है, मगर फिर क्या हो रहा है कि बोले इंसुलिन जिस जगह पे पहुंचाना है वो इंसुलिन को ले ही नहीं रहा, उसने मना कर दिया कि भैया हम इंसुलिन को नहीं लेंगे। डायबिटीज टाइप 2 में यही होता है, डायबिटीज टाइप 2 में आपके बॉडी में इंसुलिन तो बनती है मगर इंसुलिन यूज में नहीं आ पाती, इसीलिए पेशेंट को ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? पेशेंट को ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग दिए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए हमने जो मेन हमने क्या पढ़ा कि डायबिटीज टाइप 1 इसलिए इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं क्योंकि उसमें इंसुलिन देनी पड़, क्योंकि इसमें इंसुलिन की कमी हो गई। मगर टाइप 2 को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट बोलते हैं क्योंकि इसमें इंसुलिन की कमी नहीं होती, इंसुलिन जहां पहुंचनी चाहिए वो इंसुलिन को नहीं ले रहा। वहां पर क्या प्रॉब्लम होती है उसको मैं अभी आगे आपको पूरा क्लियर करके बताऊंगा। डायबिटीज टाइप 1 इंडिया में बहुत लेस कॉमन है, सिर्फ 10% होती है, और डायबिटीज टाइप 2 इंडिया में 90% है, 90% है, ठीक है। और डायबिटीज टाइप 1 जनरली बच्चों में होती है, इसे जुवेनाइल डायबिटीज भी बोलते हैं। और डायबिटीज टाइप 2 एडल्ट में होती है। जनरली हम देखो आजकल तो बहुत ऐसा कॉमन हो गया है, मैंने 28-30 ईयर्स वाले को भी डायबिटीज टाइप 2 देखा है, मगर पहले ऐसा था कि 35 ईयर, लेकिन अब कोई एज का बैरियर नहीं रहा, मगर फिर भी डायबिटीज टाइप 2 एडल्ट ऑनसेट में देखने को आपको मिलती है। डायबिटीज टाइप 1 होने का सबसे बड़ा रीजन है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। आपके बॉडी में जब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि हमारी खुद की इम्यूनिटी जो हमारे पेंक्रियास में आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स ना, बीटा सेल्स, उनको खत्म करने लग जाती है। अब वो सेल खत्म हो जाएंगे तो वो इंसुलिन बना नहीं पाएंगे, यानी फैक्ट्री हो जाती है बंद। तो डायबिटीज टाइप 1 का सबसे बड़ा रीजन होता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और डायबिटीज टाइप 1 को कीटो एसिडोसिस डायबिटीज के नाम से भी जानते हैं। वहीं डायबिटीज टाइप 2 अगर हम देखें तो ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, इसको क्या बोलते हैं, 90% मिलती है, इसको हम बोलते हैं एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज, ठीक है। अब मुझे आप सिंपल सी एक लॉजिक बता सकते हैं, क्या डायबिटीज टाइप 1 में इंसुलिन की क्वांटिटी जब हम ब्लड में लेंगे तो कम होगी कि नहीं होगी? डायबिटीज टाइप 1 में ब्लड में इंसुलिन की क्वांटिटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन फैक्ट्री में इंसुलिन बन ही नहीं रही। वहीं डायबिटीज टाइप 2 में ब्लड में इंसुलिन की क्वांटिटी कम नहीं होती, अगर कम होगी तो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होती है, वरना नॉर्मल कभी कभी तो पेशेंट में हाई मिल जाती है। सर पूछोगे सर हाई कैसे मिल जाती है इंसुलिन? फिर हाई इसलिए मिल जाती है क्योंकि इंसुलिन तो फैक्ट्री तो प्रॉपर इंसुलिन बना रही है, मगर आप उसका यूज ही नहीं कर पा रहे, और अगर आप उसका यूज नहीं कर पाएंगे तो इंसुलिन तो ब्लड में बढ़ जाएगी। तो इसीलिए याद रखो डायबिटीज टाइप 1 में इंसुलिन कम मिलती है, मगर टाइप 2 में अगर आप इंसुलिन ब्लड में देखेंगे तो या तो नॉर्मल अमाउंट में मिलती है या तो कुछ लोगों में तो इवन बढ़ी हुई मिल जाती है। तो जो नंबर ऑफ बीटा सेल्स है वो इंसुलिन की डिफिशियंसी में क्या कम मिलते हैं, यानी इसे एब्सोल्यूट इंसुलिन डिफिशियंसी हो जाती है। डायबिटीज टाइप 1 में क्या एब्सोल्यूट इंसुलिन डिफिशियंसी, टाइप 2 में इंसुलिन की डिफिशियंसी कभी नहीं होती। यहां पर क्या होता है, बोले जो इंसुलिन तो पूरी बन रही मगर उसका कंजप्शन नहीं कर पा रहा है। कैसे नहीं कर पा रहा है हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो ये हमारी नॉर्मल, हमने टाइप 1 और टाइप 2 में आपको डिफरेंस क्लियर करा। टाइप 1 और टाइप 2 में आप डिफरेंस बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। सेकंड थिंग, ऐसा नहीं है कि डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2 होती है, डायबिटीज टाइप 3 और टाइप 4 भी होती है। याद रखिए, लोग नहीं जानते, टाइप 1 टाइप 2 समझते हैं, डायबिटीज टाइप 3 और 4 भी होती है। क्या होती है टाइप 3 और टाइप 4? टाइप 3 डायबिटीज होती है आपकी सेकेंडरी डायबिटीज। जितनी भी डायबिटीज आपको किसी ड्रग की वजह से हो जाए या आपका पैंक्रियास निकाल दिया, यानी कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से अगर आपको डायबिटीज हो जाती है तो उसे आप बोलते हैं टाइप 3 डायबिटीज। याद रखना, या पैंक्रिया निकाल दिया या कोई ड्रग की वजह से आपको हो जाए तो आप उसे बोलते हैं क्या,
टाइप 3 डायबिटीज। अब मैं यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ, जो डायबिटीज टाइप 3 है वो किसी ना किसी ड्रग की वजह से हो जाती है। मोस्ट कॉमन कौन सा ड्रग होता है मालूम है? स्टेरॉइड्स। अब स्टेरॉइड्स यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, अभी मैं आपको बता चुका था बॉडी में कि जब बॉडी में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मैंने क्या बोला, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का काम क्या था, अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब आपके ब्लड में ग्लूकोज की कमी होती है तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स उसको बढ़ाते हैं, यानी स्टेरॉइड्स बढ़ाते हैं। स्टेरॉइड्स के दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। क्या? एक तो हमने कोविड में भी इसकी बात करी थी, एक तो ये इन्फ्लामेशन को कम करता है, इसीलिए हम इसे कोविड में देते हैं। कोविड में इस ड्रग को क्यों देते हैं? क्योंकि इन्फ्लामेशन को कम करता है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होते हैं स्टेरॉइड्स। प्लस इनमें ये हमारी इम्यूनिटी को भी गिरा देते हैं, ये इम्यूनिटी को गिरा देते हैं, प्लस ये बॉडी में ग्लूकोज की प्रोसेस को बढ़ा देते हैं, यानी एबनॉर्मल अमाउंट में ग्लूकोज को बनाते चले जाते हैं। ये नॉर्मल अमाउंट में तो ग्लूकोज को बना रहे, मगर आप एक्सेसिव दे देंगे तो एक्सेसिव ग्लूकोज बनता है। तो जब भी कोविड के पेशेंट में आप स्टेरॉइड्स देते हैं, आपने तो स्टेरॉइड्स आपको मजबूरी में देने पड़े, मॉडरेट कंडीशन में, अगर नहीं देंगे तो क्या करें, इन्फ्लामेशन कम करने के लिए बहुत बढ़ रहा है, तो वो तो इन्फ्लामेशन तो कम कर रहा है, मगर उसका एक काम क्या है, इम्यूनिटी को गिराना भी। अब इम्यूनिटी गिरेगी तो पेशेंट में बाकी सब ब्लैक फंगस ये सब क्यों हो रहे हैं? सबसे मेन बड़ा रीजन है स्टेरॉइड्स। पता है आपको? ब्लैक फंगस ये सब क्यों हो रहा है? स्टेरॉइड्स की वजह से। मगर हम क्या करें, स्टेरॉइड्स नहीं देते तो इन्फ्लामेशन कम कैसे करें? अब आप बोलेंगे सर वो जो एनसेड्स आते हैं वो लो लेवल पे काम करते हैं, हाई लेवल पे स्टेरॉइड्स ही काम कर पाते हैं। टॉसलीजुमैब का नाम सुनते हैं, सब इन्फ्लामेशन ही कम करते हैं। तो इसने क्या करा, ये आपकी इम्यूनिटी को भी कम करता है, प्लस आपकी बॉडी में एबनॉर्मल अमाउंट में ग्लूकोज का फॉर्मेशन करने लग जाता है, जिस वजह से आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने की वजह से पेशेंट को डायबिटीज हो जाती है। इस वजह से हम बोलते हैं कि ऐसे पेशेंट में जब वो पोस्ट कोविड 3-4 महीने बाद जब स्टेरॉइड्स का लेवल खत्म हो जाता है, वो पेशेंट की डायबिटीज भी खत्म हो जाती है, क्योंकि वहां पेशेंट को डायबिटीज इंसुलिन की कमी या और किसी वजह से नहीं हुई, वो तो ग्लूकोज बढ़ गया इसलिए अपन ने उसको डायबिटीज कह दी। मगर जब स्टेरॉइड कम होगा तो धीरे धीरे करके बॉडी की मेटाबॉलिज्म रेगुलेशन वापस आ जाएगी और ग्लूकोज अपने नॉर्मल लेवल पर आ जाएगा। इसीलिए कोविड के पेशेंट में डायबिटीज होना इतना कॉमन है। अब आप इस चीज को याद रखना कि कोविड के पेशेंट में डायबिटीज क्यों होती है। अब हमने क्या क्या पढ़ा, हमने टाइप 3 यहां पढ़ लिया, टाइप 3। फिर टाइप 4 क्या होता है सर? टाइप 4 होता है मोस्ट इंपोर्टेंट गेस्टेशनल डायबिटीज। गेस्टेशनल डायबिटीज बहुत सुना होगा आपने। गेस्टेशनल डायबिटीज मतलब सर, गेस्टेशनल डायबिटीज का मतलब होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज पेशेंट के अंदर डेवलप हो जाती है, और ये जनरली 20 to 24th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में डेवलप होती है। क्यों डेवलप हो जाती है? इसका ये सबसे बड़ा रीजन देखा गया है प्लेसेंटल हार्मोन। जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लेसेंटा कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज करता है कि वो इंसुलिन को काम नहीं करने देता। ये रिसर्च में मिला है कि प्लेसेंटा कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज करता है कि वो इंसुलिन को काम नहीं करने देता, और जब इंसुलिन काम नहीं कर पाता तो उसकी वजह से एबनॉर्मल अमाउंट में ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है, और उसकी वजह से पेशेंट को डायबिटीज हो जाती है। फिर आफ्टर प्रेगनेंसी जैसे ही जो प्लेसेंटल हार्मोन है, आप प्रेगनेंसी होगी तो प्लेसेंटा गया तो प्लेसेंटल हार्मोन भी गए, तो ग्लूकोज फिर अपने लेवल पर वापस आ जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज और प्लेसेंटल हार्मोनल कॉज डायबिटीज। ठीक है, ये होती है डायबिटीज टाइप 4। इसमें एक रिसर्च और मिली है गेस्टेशनल डायबिटीज में, ऐसा ये भी माना गया है कि रिसर्च में कि बॉडी कंपनसेटरी मैकेनिज्म में आपको डायबिटिक करा देती है। क्यों? क्योंकि बॉडी में जब जो बच्चे का फीटस है, जो माँ के पेट में फीटस है यूट्रस में, उसको बहुत अमाउंट में क्या चाहिए होती है, एनर्जी की नीड होती है। जब उसको एनर्जी चाहिए होती है ना, जब उसको एनर्जी की नीड होती है, अब नॉर्मल और एनर्जी किससे मिलनी है? ग्लूकोज से मिलनी है, सीधी बात है। तो बॉडी ना चाह के भी एबनॉर्मल अमाउंट में ग्लूकोज आपकी बॉडी में बढ़ा देती है, जिससे क्या है, जो बच्चा है फीटस है उसको प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी मिलती रहे, क्योंकि माँ को उस टाइम पे बहुत एनर्जी की नीड है, क्योंकि वो एक फीटस को डेवलप कर रही है। तो बॉडी कंपनसेटरी मैकेनिज्म में अपने आप में अपने ग्लूकोज को बढ़ा लेता है, और जब प्रॉब्लम हो जाती है तो वो डायबिटीज को खत्म कर देता है। ये दो रिसर्च इस पे चली है। अब हम पढ़ते हैं डायबिटीज टाइप 2। होता क्या है डायबिटीज टाइप 2 में? मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करो। ये मैंने कोई थोड़ी ड्राइंग पे मत जाना, थोड़ा सा अजीब सा। ये आपका है माउथ, ये आपका माउथ हो गया, ठीक है। ये आपका होता है स्टमक, और ये आपकी होती है लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। होता क्या है मैं आपको पहले ही बता दूं, ग्लूकोज आपकी बॉडी में किसके थ्रू आता है?
आप ग्लूकोज कभी डायरेक्ट नहीं लेते। बहुत से लोग होते हैं कि सर ग्लूकोज डायरेक्ट नहीं लेते, आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। क्या लेते हैं आप? कार्बोहाइड्रेट। वो बॉडी में टूट के ग्लूकोज में चेंज होता है। लोग बोलते हैं अरे हमारे बॉडी में शुगर बढ़ गई। शुगर जैसा कुछ नहीं होता, हमारे बॉडी में ग्लूकोज बढ़ती है। ग्लूकोज कब बढ़ती है? कि हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जाती है। कैसे टूटती है? आप जैसे ही आपने कार्बोहाइड्रेट लिया, वो कार्बोहाइड्रेट क्या जाएगा? बॉडी में जाएगा, माउथ में जाके उसकी क्या होती है? ग्राइंडिंग होती है। ग्राइंडिंग और टीयरिंग, टूटता है। फिर स्टमक में जाके उसमें गैस्ट्रिक जूस मिलता है, गैस्ट्रिक जूस स्टमक में मिलता है। और फिर फाइनली वो लीवर से पैंक्रियाटिक जूस निकल के स्टार्टिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होती है और लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है, वहीं पर कार्बोहाइड्रेट का कैटाबॉलिज्म होता है। कार्बोहाइड्रेट टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अभी लेक्चर खत्म होने वाला है, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज जल्दी वापस आ जाना लिंक से ज्वाइन करके, अभी बहुत इंपॉर्टेंट बाकी है। तो हमने क्या देखा कि ग्लूकोज की जो, अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी जगह होती है बॉडी की जहां कार्बोहाइड्रेट टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, दैट इज द पोजीशन वेयर लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। जिस जगह पर स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होकर लार्ज में शुरू होती है, उस जगह पर प्रॉपर आपका कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब आपसे बहुत बड़ा, लोगों को बहुत बड़ी एक कंफ्यूजन होती है। आप मुझे बताओ, तो हमने क्या बोला कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, जो हमारा ग्लूकोज है, वो कार्बोहाइड्रेट के टूटने की वजह से आता है। अब आप बोलेंगे सर के कार्बोहाइड्रेट फिर हम कैसे लेते हैं? आपको पता है, आप अपने 3 चीजें होती हैं नॉर्मल अमाउंट में आपके बॉडी में, वो क्या क्या होती हैं? फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ये आप अपने डेली मील, आप जितना भी कुछ खाते हैं ना, उनमें मेजरली प्रोपोर्शन इन 3 चीजों का होता है। ये तीनों चीजें आपको एनर्जी प्रोवाइड कराती हैं। अगेन आपकी एक में तोड़ता हूं। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि सिर्फ आपकी बॉडी में यही 3 चीजें जो आपको कैलोरीज देती हैं, यही 3 चीजें जो आपको कैलोरीज प्रोवाइड करती हैं। बाकी आपका वाटर, याद रखना, वाटर, विटामिन, मिनरल और फाइबर, ये आपको बिल्कुल भी कैलोरीज प्रोवाइड नहीं करते। अब आप बोलोगे ये कैलोरीज प्रोवाइड नहीं करते तो ये कोई एनर्जी भी नहीं देते। ये आपका एसोसिएटेड काम करते हैं। ये आपके जितने बॉडी में और फंक्शन है ना, वाटर का डिहाइड्रेशन को मेंटेन करना, विटामिन ए बी सबके काम जानते हैं, मिनरल्स के अपने काम है, फाइबर्स के, मगर ये बॉडी में कोई भी कैलोरीज नहीं देते। बॉडी में कैलोरीज सिर्फ 3 ही चीज देते हैं, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ये बहुत, हमने अगेन आपको बार बार ऐसी चीजें बताते रहूंगा बीच में जो थोड़ी सी एकदम ऐसा होता है कि मिथ ब्रेकर है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये तीनों कैलोरीज हमें देती हैं। तो हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट टूट के ग्लूकोज में बनता है। आपके डेली मील, आप जितना भी दिन भर में कुछ भी खाते हो, आपका 80 to 90% आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, चाहे आप शुगर खाएं या ना खाएं। लोगों को ये लगता है कि मैं शुगर खाता हूं तो ये लगता है कि आपको पता है आपके 90% मील में आप कुछ भी ले रहे हो, कुछ भी मतलब आप कुछ भी ले रहे हो, उसमें आपके शुगर, आपके क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है। फिर मैं कह रहा हूं शुगर जैसा कुछ नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट होता है। वो कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में पहुंच के ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज, इस कंफ्यूजन में हमेशा बने होते हैं कि सर मेरे को डायबिटीज है, हम कुछ भी नहीं खा रहे हैं, हमने लास्ट 2-3 महीने हो गए मीठे का, तो हमने मतलब एक चाय भी नहीं पी है, फिर भी हमारी डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है आगे समझाऊंगा। क्योंकि आप 80 to 90% आपका ले रहे हो। किसमें होता है कार्बोहाइड्रेट में? सीरियल, जितने भी सीरियल है सारे आपके, जितने भी दालें हैं सारी, फ्रूट्स, वेजिटेबल, और जो नॉर्मल आप शुगर लेते हैं उन सब में भी, कुछ भी हो सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। यानी आपका ग्लूकोज तो बढ़ना ही बढ़ना है अगर आप खाना खाएंगे। तो फिर हमको पर्टिकुलर शक्कर खाने को क्यों मना करते हैं, रोटी खाने को मना क्यों नहीं करते हैं, सब्जी खाने को क्यों मना नहीं करते हैं? अभी समझाऊंगा आगे क्यों मना नहीं करते हैं उसको। ठीक है, अभी इसको आगे हम समझने की कोशिश करेंगे बिल्कुल। अब होता क्या है, देखो मैं आपको चीज बताऊं, पहले मैं प्रॉपर तरीके से आपको एक मैकेनिज्म समझाना है डायबिटीज टाइप 2 की, जो मैं आपको स्टार्टिंग में छोड़ के आया था। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बोला था कि मैं डायबिटीज टाइप 1 की, तो मैंने मैकेनिज्म आपको बता दी थी कि क्या हो रहा था, पेंक्रियास खराब हो रहा था जिस वजह से इंसुलिन नहीं निकल पा रहा था। लेकिन मैंने आपसे ये कह दिया था कि यहाँ डायबिटीज टाइप 2 में फैक्ट्री खराब नहीं हो रही थी, इंसुलिन तो बन रहा था, मगर जिसको इंसुलिन लेना चाहिए वो इंसुलिन ले नहीं रहा था। क्यों नहीं लेता, अब इसको जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
आपको पता है हमारे बॉडी में जितने भी टोटल अगर सेल्स, हमारी बॉडी पूरी सेल से बनी है, मतलब 10⁻13 सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में ओवरऑल, 10⁻13 सेल्स। अब होता क्या है, हमारे बॉडी में जो टिश्यूज है उनमें सेल्स है, अब उनको सबको ग्लूकोज की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि उन्हें एनर्जी बनानी है। एनर्जी कैसे बनती है, ऐसे बनती है। ये सेल है आपका, इसके अंदर ये न्यूक्लियस रखा है, न्यूक्लियस के ना, न्यूक्लियस है ये सेल, और इसके बाहर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। 4 से एक सेल में 4 से 5 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। अब क्या होता है, ये ऊपर से ब्लड है, ब्लड की कैपिलरी जा रही है, इसमें से क्या हो रहा है, ब्लड में बढ़िया ग्लूकोज आया और वो ग्लूकोज इस सेल के अंदर गया, इस सेल के अंदर गया। अब उस ग्लूकोज ने इस सेल से क्या करा, अब उसमें ग्लूकोज गया, प्लस ब्लड में ग्लूकोज के अलावा ऑक्सीजन भी तो आती कि नहीं आती, तो ऑक्सीजन भी आई। ग्लूकोज कहां से आया, इंटेस्टाइन से। ऑक्सीजन कहां से आई, लंग्स और हार्ट से, हार्ट से और लंग्स से आई। फिर वो जो आपकी क्या चीज, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया आपकी ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज को मिला के एनर्जी बना देता है, जिसको आप एटी की फॉर्म में कंजप्शन करते हैं। इतना तो आपको समझ आ रहा है, ठीक है। ये तो नॉर्मल प्रोसेस हुई। बोले सर फिर एबनॉर्मल प्रोसेस क्या है, अब क्या, अब एबनॉर्मल प्रोसेस ये होती है, क्या होता है, जो आपका ग्लूकोज होता है ना, वो एक तरीके का सवारी है, एक तरीके का पैसेंजर है, और इंसुलिन है कार। इंसुलिन ग्लूकोज को अपने अंदर बिठा लेती है और बोलती है कि चलो मैं आपको लेके चलता हूं, जहां पर आपकी जरूरत है मैं वहीं आपको छोड़ूंगा, वरना तो ग्लूकोज कहीं भी चला जाएगा। तो वो सेल के पास जाता है और इस सेल से बोलता है, सेल आपको ग्लूकोज चाहिए, सेल बोलता है हाँ हमें ग्लूकोज की जरूरत है, ग्लूकोज हमें दे दो। तो वो उसको ग्लूकोज दे देता है, लेकिन ऐसे ग्लूकोज तो नहीं दे देगा, अगर वो उसने सेल ने बोला ग्लूकोज दे दो वो दे देगा। बीच में होते एक तरीके के गेट होते हैं, वो गेट प्रॉपर होते हैं। वो गेट क्या होते हैं, वो गेट होते हैं इंसुलिन के रिसेप्टर्स। ये जो गेट बने हुए होते हैं, ये जो पर्टिकुलर सेल की वॉल पे ये होते हैं इंसुलिन के रिसेप्टर, इंसुलिन के रिसेप्टर होते हैं। ये जब इंसुलिन यहाँ पे आती है, वो इंसुलिन इस इंसुलिन रिसेप्टर से चिपकती है, तब यहाँ पर रिएक्शन होके ये वाले जो रिसेप्टर के गेट है ओपन हो जाते हैं, ओपन होके फिर ग्लूकोज इनके अंदर जाता है। अब डायबिटीज टाइप 2 में यही होता है। डायबिटीज टाइप 2 में इंसुलिन प्रॉपर है, ग्लूकोज प्रॉपर है, मगर जो ये रिसेप्टर है ये खराब हो गए। यानी बेचारा इंसुलिन तो लेके आया, ग्लूकोज को ले लो, आप ग्लूकोज को लो, अपना कंजप्शन करो, ग्लूकोज खत्म करो, ग्लूकोज बढ़ रहा है हमारे अंदर, और एनर्जी बनाओ। तभी तो डायबिटीज के पेशेंट में वीकनेस देखने को मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि एनर्जी बन ही नहीं रही। इंसुलिन बन रहा है, ग्लूकोज पहुंच रहा है, मगर एनर्जी नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही, क्योंकि जो रिसेप्टर थे, जो गेट थे, वो हो गए बंद, वो अब नहीं खुलते, वो अब नहीं खुल रहे हैं। अब ये अलग अलग प्रपोर्शन होता है उसके खुलने का। क्या होता है, देखो कभी भी पूरे गेट बंद नहीं होते। अगर पूरे गेट बंद हो जाएंगे फिर तो बिल्कुल ही ग्लूकोज का कंजप्शन नहीं होगा। सपोज करो ऐसे होता है, अगर इस पे सपोज 6 गेट बने हुए एक सेल पे। डायबिटीज में होता क्या है, अब ये मैकेनिज्म बहुत अच्छे से समझना। सपोज करो एक सेल पे 6 गेट बने हुए हैं, ठीक है। अब क्या होता था कि पहले ग्लूकोज आता था, इंसुलिन आया ग्लूकोज को लेके, ये ब्लड में इंसुलिन आया ग्लूकोज को लेके, उसने बोला इस ग्लूकोज को ले लो। 6 की 6 गेट खुल गए, यानी जितना ग्लूकोज आया, सपोज मैं एक टाइम पीरियड बोल रहा हूं, सपोज कर लो इस ग्लूकोज को इस सेल को कंज्यूम करने में लगे 6 मिनट। 6 मिनट लगे कितने गेट को काम करने में, 6 गेट को काम करने में। जब 6 के 6 गेट खुल गए, तब एक सेल को ग्लूकोज को कंज्यूम करने में 6 मिनट लगे। हमेशा कभी भी पूरे गेट खराब नहीं होते। अब मैं आपसे बोलूं, सपोज करो क्या होता है कि इसमें रिसेप्टर खराब होते हैं। सपोज 3 रिसेप्टर हो गए खराब, बोले अब क्या होगा, बोले ग्लूकोज तो उतना ही है, तो बोले अब क्या होगा, बोले जो पहले 6 गेट को 6 मिनट लग रहे थे, वहीं अब कितने बचे, 3 गेट। अब उन पे बढ़ गया लोड, यानी 3 गेट को खत्म करने में टाइम हो गया डबल। अब यानी जितना पहले 6 मिनट में हो रहा था ग्लूकोज का कंजप्शन, वो अब 12 मिनट में होगा। मैं फिर समझाता हूं, समझने की कोशिश करो। टोटल 6 बैठे थे, मैं तो आपको सपोज करा रहा हूं कि 6 के 6 गेट खुल गए। 6 आदमी आए, उन्होंने बोला कि 6 आए, तो उन्होंने बोला कि 6 मिनट लग रहे हैं। जब 6 के 6 गेट खुल जाते हैं, 6 गेट खुल जाते हैं, तब 6 मिनट लगते हैं ग्लूकोज को खत्म करने में। सपोज अगर उस 6 गेट में 3 गेट्स खराब हो जाएं, अब बचे हैं 3 गेट। अब एक गेट को डबल 2 गुना टाइम लगेगा, यानी जो पहले 6 गेट को 6 मिनट लग रहे थे, वहीं अब 3 गेट को 12 मिनट लगेगी काम करने में। यानी टाइम क्या हो गया, डबल हो गया। यानी ग्लूकोज का जो क्या है, ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने में टाइम डबल हो गया। इस वजह से पेशेंट के अंदर ग्लूकोज बढ़ता चला जाता है। क्यों,
क्योंकि भैया प्रोसेस हो गई स्लो, मगर आप तो खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, ग्लूकोज आपके अंदर बढ़ा चला जा रहा है, बढ़ा चला जा रहा है, मगर उसको जो कंज्यूम करने का टाइम पीरियड है वो तो हो गया कम, टाइम कम हो गया, मगर आपने खाना पीना तो कम करा नहीं। इसीलिए डायबिटीज के पेशेंट को आप हमेशा बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि सर आप हमेशा एक साथ खाना मत खाइए। आपको क्या बोलते हैं कि अगर आप 4 रोटी दिन भर में खाते हैं तो 2-2 रोटी करके खाइए, 6 रोटी खाते हैं 2 रोटी सुबह, 2 रोटी दोपहर, 2 रोटी शाम को खाइए, एक साथ 6 रोटी नहीं खाइए। क्यों नहीं खाइए एक साथ 6 रोटी? इसलिए नहीं खाइए क्योंकि आपके बॉडी को ग्लूकोज की कंजप्शन की रेट है वो गिर गई है, बॉडी कर तो रही है मगर उसकी बहुत रेट स्लो हो गई है। अगर आप बॉडी को समय देंगे, अब क्या होगा, 2 रोटी खाऊंगा तो मेरी सिर्फ 2 रोटी गई, तो मेरे बॉडी को समय मिल गया ग्लूकोज को खत्म करने में। अब फिर अगेन मैं दोबारा 2 रोटी खा लूंगा तो फिर ग्लूकोज को समय मिल जाएगा, वो बॉडी को फिर खत्म करने का समय मिल जाएगा। यानी फैक्ट्री अब एक तरीके से क्या हो गया कि फैक्ट्री में मजदूर कम हो गए, तो अब आप क्या काम करिए कि आप समय की सीमा को बढ़ा दीजिए और उन पर लोड कम कर दीजिए, अगर तो फिर फैक्ट्री फिर से अच्छे से काम करने लग जाएगी, है ना। क्योंकि अब अगर जो वर्कर्स हैं वो कम हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे कि आप समय की सीमा को बढ़ा दीजिए, बोलिए जो पहले आप 4 घंटे में काम करते थे आप 8 घंटे काम करिए। क्यों? क्योंकि काम बट जाएगा। तो बस उसी तरीके से आप अपने खाने को